Hello everyone, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. फ्रेंड्स, हम लोग फिनेंशियल मैनेजमेंट के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। अब तक हमने 7 सीरीज़ उसकी कंप्लीट कर ली है। आज हम 8 सीरीज़ में काम करेंगे। फिनेंशियल मैनेजमेंट के साथ ही साथ कॉमर्स के कई सारे सब्जेक्ट्स पर मैंने एमसीक्यू टाइप सीरीज़ को बनाया हुआ है, जिसको मैंने अपलोड कर दिया है मेरी चैनल पर। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो लेट अस बिगिन विद द नेक्स्ट सीरीज़। हमारा क्वेश्चन है, financial securities that can be converted into cash at closing to their book value price are classified as inventories, short-term investments, cash equivalents, long-term investment. फिनेंशियल सिक्योरिटीज़ जिसे हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं क्लोजिंग के टाइम पर और उनके बुक वैल्यू प्राइस पर, तो उसे कहते हैं कैश इक्विवेलेंट्स। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। कैश इक्विवेलेंट्स एक इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ होती है जो मिंट होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, और उसमें हाई क्रेडिट क्वालिटी और हाई लिक्विडिटी भी मेंटेन की जाती है। नेक्स्ट, डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस इज ऑल्सो क्लासिफाइड एज टाइम वैल्यू ऑफ स्टॉक, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स, टाइम वैल्यू ऑफ ट्रेजरी बॉन्ड्स। डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस को क्लासिफाई किया जाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक कंसेप्ट है जहाँ पर मनी अवेलेबल होती है प्रेजेंट टाइम के लिए, या फिर वर्थ होती है मोर देन आइडेंटिकल सम फ्यूचर में, और ये इसलिए होता है क्योंकि उसकी जो पोटेंशियल अर्निंग कैपेसिटी होती है उसको मीट करने के लिए। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। Prices of bonds will be decreased if an interest rates rises, declines, equals none of the above. बॉन्ड के प्राइसेस डिक्रीज होंगे अगर इंटरेस्ट रेट राइज होंगे, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एग्जिस्टिंग बॉन्ड की प्राइस या फिर प्रेजेंट वैल्यू मूव होती है अपोजिट डायरेक्शन में चेंज इन मार्केट के इंटरेस्ट रेट में, तो बॉन्ड प्राइसेस हाई हो जाएंगी जब इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो जाएंगे, या फिर बॉन्ड प्राइसेस रिड्यूस हो जाएंगी जब इंटरेस्ट रेट अप हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राइट साइड ऑफ बैलेंस शीट स्टेट्स दैट एसेट। अब बैलेंस शीट की राइट साइड में हम एसेट लिखते हैं, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Wages and salaries of employees which company owns in this account are called accrued expenses, accrual accounts, both A and B, zero liabilities. वेजेस और सैलरीज जो होती है एम्प्लॉयज़ की जो कंपनी ओन करती है उसे हम एक्रूड एक्सपेंसेस और एक्रूअल अकाउंट्स कहते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Securities future value is rupees 10 lakhs and present value of security is 5 lakhs with an interest rate of 4.5%. N will be. अब प्रेजेंट वैल्यू जो है वो हम निकालेंगे फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट इंटू एन टाइम्स। तो 1 प्लस जो इंटरेस्ट रेट है इंटू एन टाइम्स इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू। सो 1 प्लस 0.045 जो 45% है उसको हम कन्वर्ट करके ले लेते हैं इंटू एन टाइम्स, तो यहाँ पर हम इक्वेशन बना देते हैं। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो उसका आंसर आता है 15.747। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, if payment of security is paid as rupees 100 at the end of the year of 3 years, it is example of fixed payment investment, lump sum amount, fixed interval investment, annuity. अगर पेमेंट ऑफ सिक्योरिटी हम पेड करते हैं 100 रुपीज़ एट द एंड ऑफ द 3 ईयर्स, तो ये एक एग्जाम्पल होता है एन्यूइटी का। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। एन्यूइटी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस कंपनी के बीच और हमारे बीच, जहाँ पर हम एक लमसम पेमेंट या फिर सीरीज ऑफ पेमेंट को इन रिटर्न में ऑब्टेन करते हैं, और रेगुलर डिस्पर्समेंट जो होती है बिगिनिंग से आइदर इमीडिएटली होती है या फिर सम पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन के बाद होती है फ्यूचर में, तो उसे कहते हैं एन्यूइटी। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ सिक्योरिटी इफ इट इज मेड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड सच एज बिगिनिंग ऑफ ईयर इज क्लासिफाइड एज एन्यूइटी ड्यू, पेमेंट फिक्स्ड सीरीज, ऑर्डिनरी एन्यूइटी, डेफर्ड एन्यूइटी। जो पेमेंट होती है सिक्योरिटीज़ की अगर वो हम करते हैं एंड ऑफ ईच पीरियड में या फिर बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, तो उसे क्लासिफाई किया जाता है एन्यूइटी ड्यू के साथ। एन्यूइटी ड्यू रिपीटिंग पेमेंट होता है जो कि मेड किया जाता है किसी भी पीरियड के बिगिनिंग में, या जैसे कि रेंट पेमेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेट वर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड asset net of liabilities, liabilities net of asset,
अर्निंग्स नेट ऑन एसेट, लाइबिलिटीज नेट ऑफ अर्निंग्स। नेटवर्थ को कॉल किया जाता है एसेट नेट ऑफ लाइबिलिटीज। नेटवर्थ वैल्यू होती है हमारी सभी नॉन फिनेंशियल और फिनेंशियल एसेट जो हमने ओन किए होते हैं इंस्टीट्यूशनल यूनिट में या फिर सेक्टर में, उनमें से हम माइनस कर देते हैं हमारी सारी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज को। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। An annual rate of 16% if quoted by credit card issuer. Usually, a bank is classified as loan rate of return, local rate of return, annual percentage rate, annual rate of return. अब जो एनुअल रेट होता है 16% अगर कोट किया गया है क्रेडिट कार्ड इशूअर से, तो यूजुअली बैंक जो है वो क्लासिफाई करती है एनुअल परसेंटेज रेट को। एनुअल परसेंटेज रेट एक एनुअली रेट चार्ज किया गया होता है बोरोविंग्स पर या फिर अर्न किया जाता है थ्रू इन्वेस्टमेंट। एपीआर जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज में और रिप्रेजेंट करता है हमारी एक्चुअल ईयरली कॉस्ट ऑफ फंड्स को ओवर द टर्म ऑफ लोन के साथ। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वैल्यू ऑफ पेमेंट इज ₹25 एंड एन इंटरेस्ट रेट इज 2%, देन प्रेजेंट वैल्यू विल बी। अब प्रेजेंट वैल्यू जो होगी वो 12,500 होगी, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट रेट है वो 2% का है और पेमेंट जो है वो 25 का है। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑप्शन सी आएगा। Next, collection of net income, amortization and depreciation is divided by common shares outstanding to calculate cash flow of financing activities, cash flow per share, cash flow of investment, cash flow of operations. कलेक्शन ऑफ नेट इनकम, एमोर्टाइजेशन एंड डेप्रिसिएशन को अगर हम डिवाइड कर दे कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग के साथ, तो हमारे पास कैश फ्लो पर शेयर आता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कैश फ्लो पर शेयर कैलकुलेट किया जाता है कैश फ्लो अर्नड डिवाइडेड बाय गिवन रिपोर्टिंग पीरियड में टोटल नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग से सेम टर्म में, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स जो आउटस्टैंडिंग होते हैं वो फ्लक्चुएटेड होते हैं, वेटेड एवरेज और टिपिकली यूज किए जाते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। In a statement of cash flows, a company investing in short-term financial investments and in fixed assets results in increased cash, decreased cash, increased liabilities, increased equities. अब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो है जहाँ पर कंपनी इन्वेस्ट करती है शॉर्ट टर्म फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट में और फिक्स्ड एसेट रिजल्ट करते हैं डिक्रीज्ड कैश में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ऑर्डिनरी is if deposited value is 100 and earn 5% per every year of total 3 years will be। अब यहाँ पर ये जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी है वो अगर हम डिपॉजिट कर देते हैं ₹100 और अर्न करते हैं 5% इंटरेस्ट, तो ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो इसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी एक बड़ी नोट में लिख दूंगी। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। Total common equity divided by common shares outstanding, which is used to calculate total value of share, market value of shares, earning per share, dividend per share. टोटल कॉमन इक्विटी डिवाइडेड बाय कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग से कैलकुलेट होता है बुक वैल्यू ऑफ शेयर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बुक वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला जो होता है वो यूज किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए पर शेयर वैल्यू को कंपनी की, जो कि बेस्ड होती है इक्विटी अवेलेबल कॉमन शेयर होल्डर्स के साथ। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्राइसेस ऑफ बॉन्ड्स विल बी इंक्रीज्ड इफ इंटरेस्ट रेट्स इक्वल्स लंप सम डिक्लाइंस राइजेस डिक्लाइंस। प्राइसेस ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज होगी अगर इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अर्निंग दैट आर नॉट पेड एज डिविडेंड्स टू स्टॉक होल्डर्स एंड हैव क्यूमुलेटिव अमाउंट आर क्लासिफाइड एज नॉन पेड अर्निंग्स, कॉमन अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, प्रीफर्ड अर्निंग्स। अर्निंग्स जो कि डिविडेंड के थ्रू पेड नहीं की गई है स्टॉक होल्डर्स को और क्यूमुलेटिव अमाउंट है, तो उसे हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। रिटेन्ड अर्निंग वो प्रॉफिट होती है कंपनी का जो कि अर्न किया जाता है टू द डेट को और किसी भी डिविडेंड में लेस किया जाता है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में से और पेड किया जाता है इन्वेस्टर को। अब ये जो अमाउंट है वो एडजस्ट की जाती है व्हेनेवर हमारी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की एंट्री हमें करनी पड़ती है जो कि इम्पैक्ट करती है हमारी रेवेन्यू या एक्सपेंसेस अकाउंट को। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी पीरियोडिक रेट इज नॉट शोन ऑन टाइमलाइन, शोन ऑन टाइमलाइन, मल्टीप्लाइड ऑन टाइमलाइन, डिवाइडेड ऑन टाइमलाइन। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पीरियोडिक रेट जो है वो टाइमलाइन पर शो किया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज किया जाता है लोन पर या फिर रियलाइज किया जाता है इन्वेस्टमेंट पर ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में।
नेक्स्ट, क्लेम अगेंस्ट assets आर रिप्रेजेंटेड बाय saved earnings, retained earnings, maintained earnings, सेविंग अकाउंट अर्निंग्स। क्लेम अगेंस्ट एसेट जो है वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं बाय रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स जो है वो प्रॉफिट होते हैं कंपनी की जो कि अर्न किए जाते हैं टू द डेट को, और उसमें से डिविडेंड्स को लेस किया जाता है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है इन्वेस्टर्स को पेड करने के लिए। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Rate charged by bank 12.5% on credit loans and 3% semi-annually on installment loans is considered as periodic rate, perpetuity rate of return, annual rate, annuity rate of return. रेट जो चार्ज किया जाता है बाय बैंक 12.5% ऑन क्रेडिट लोन और 3% सेमी एनुअली ऑन इंस्टॉलमेंट लोन, ये कंसिडर किया जाता है पीरियोडिक रेट के साथ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पीरियडिक इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज किया जाता है लोन पर या रियलाइज की जाती है इन्वेस्टमेंट पर ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में। नेक्स्ट, डिविडेंड्स पेड टू कॉमन शेयर होल्डर्स एंड डिवाइडेड बाय कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग आर इक्वल टू अर्निंग्स पर शेयर, डिविडेंड्स पर शेयर, बुक वैल्यू ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। डिविडेंड पेड टू कॉमन शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग इक्वल होता है डिविडेंड पर शेयर के। डिविडेंड पर शेयर जो है वो सम होती है डिक्लेयर डिविडेंड जो कि इशू किए गए होते हैं कंपनी की थ्रू एवरी ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग पे। ये जो फिगर है वो कैलकुलेट की जाती है डिवाइड करके टोटल डिविडेंड्स पेड को बाय शेयर्स आउटस्टैंडिंग के साथ। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Future value of interest, if it is calculated 2 times a year, can be classified as semi-annual discounting, annual compounding, semi-annual compounding. फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट को अगर हम कैलकुलेट करें 2 टाइम्स ईयर में तो उसे क्लासिफाइड किया जाता है सेमी एनुअल कंपाउंडिंग में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सेमी एनुअल इवेंट जो होता है वो ईयर में 2 बार आता है और टिपिकली हर 6 मंथ्स में 1 बार आता है। Payment, if it is divided with interest rate, will be formula of future value of perpetuity, present value of perpetuity, due perpetuity, deferred perpetuity. पेमेंट अगर डिवाइड की गई है इंटरेस्ट रेट के साथ तो उसका जो फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक परपेचुइटी एक टाइप है एन्युइटी का जो रिसीव करती है इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ पीरियडिक पेमेंट को। अब ये एन्युइटी जो है एक फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पर हम कंसिस्टेंट पीरियडिक पेमेंट को पे करते हैं और एक एन्युइटी के साथ परपेचुइटी वैल्यू फॉर्मूला सम होता है जहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर कैश फ्लोज भी होते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस depreciation and amortization are calculated by subtracting operating cost from net sales, subtracting net sales from operating cost, adding operating cost and net sales, adding interest and taxes. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन की अगर कैलकुलेट करना है तो हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ऑपरेटिंग कॉस्ट को फ्रॉम नेट सेल्स से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, until word of preferred is used, an equity in balance sheet is treated as common equity, preferred equity, due equity, common perpetuity. जब तक हम प्रीफर्ड ये वर्ड हमारी इक्विटी के साथ यूज नहीं करते तब तक उसे कॉमन इक्विटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू इज इफ डिपॉजिटेड वैल्यू इज 100 एंड अर्न 5% एवरी ईयर ऑफ टोटल 3 years विल बी। अब फर्स्ट ईयर का रिटर्न जो है वो 5% से 100 रुपीज़ के लिए 105 होगा 5% से। सेकेंड ईयर के लिए जो 5% इंटरेस्ट देना है, अब सेकेंड ईयर में अमाउंट जो हुई है वो 105 हुई है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा, टोटल अमाउंट होगी 110.25। थर्ड ईयर का जो रिटर्न है वो 110.25 पर 5% देना पड़ेगा तो उसकी अमाउंट आएगी 115.76। तो टोटल रिटर्न जो आएंगे अगर हम इन तीनों सालों की टोटल कर दे तो 331.01। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। टोटल कॉमन इक्विटी इज 9,96 lakhs and shares outstanding is 5 crore, then book value per share would be, ये क्वेश्चन हमने पहले भी देख लिया था। बुक वैल्यू पर शेयर जो है वो टोटल कॉमन इक्विटी डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर से निकलती है तो 19.92 इसका कैलकुलेशन होगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट, total amount of depreciation charged on long term asset is classified as accumulated depreciation, depleted depreciation, accumulated appreciation, accumulated appreciation schedule. टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो कि लॉन्ग टर्म एसेट पर चार्ज की जाती है उसे क्लासिफाई किया जाता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में टोटल अमाउंट ऑफ प्लांट के एसेट की होती है जहां पर कॉस्ट हम देखते हैं और उसको एलोकेट किया जाता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के साथ, सिंस वो एसेट जो है वो इनटू सर्विस में पुट किया गया होता है. रेट विच इज डिवाइडेड बाय कंपाउंडिंग पीरियड्स टू कैलकुलेट पीरियोडिक रेट मस्ट बी एन्युइटी रिटर्न, डेफर्ड एन्युइटी रिटर्न, नॉमिनल रेट, सेमी एनुअल डिस्काउंट रेट. अब रेट जिससे कि हम डिवाइड करते हैं हमारी कंपाउंडिंग पीरियड को वो कैलकुलेट करता है पीरियोडिक रेट, वो मस्ट बी नॉमिनल रेट में होना चाहिए. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नॉमिनल इंटरेस्ट रेट रेफर करता है इंटरेस्ट रेट बिफोर टेकिंग इनटू इन्फ्लेशन इनटू अकाउंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कैलकुलेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी n प्रेजेंट्स नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड्स, नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड. अब जब भी हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड को रिप्रेजेंट करता है. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. If deposited money is 10,000 in bank pays interest 10% annually and amount after 5 years will be. अब फ्यूचर वैल्यू जो होती है वो प्रेजेंट वैल्यू इंटू ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इंटू n. प्रेजेंट वैल्यू है 10,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5 ईयर्स के लिए. तो हमारा जो कैलकुलेशन आएगा वो 16,105.14. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Student loans, mortgage and car loans are examples of lump sum amount, deferred annuity, annuity due, payment fixed services. Mortgages, स्टूडेंट लोन और कार लोन जो है वो एग्जाम्पल होते हैं डेफर्ड एन्यूटी के. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. डेफर्ड पेमेंट एन्यूटी एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट या फिर होता है जो प्रोवाइड करता है फ्यूचर पेमेंट को और जहां पर बायर को रादर देन इमीडिएट स्ट्रीम ऑफ इनकम में. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. An annuity with an extended life is classified as extended life, perpetuity, deferred perpetuity, due perpetuity. An annuity जो कि extended life में क्लासीफाई की जाती है उसे perpetuity कहते हैं. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. perpetuity में annuity होती है जिसको नो एंड होता है या फिर एक्सट्रीम होती है कैश पेमेंट की जो कंटिन्यू होती है फॉरएवर के लिए और वहाँ पर एक्चुअल perpetuities एग्जिस्टेंस में होती है कुछ. नेक्स्ट, periodic rate if it is multiplied with per year number of compounding periods is called extrinsic rate of return, intrinsic rate of return, annual rate of return, nominal annual rate. पीरियोडिक रेट अगर हम मल्टीप्लाई करें विथ पर ईयर नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड के साथ तो इसे नॉमिनल एनुअल रेट कहते हैं. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो है वो इंटरेस्ट रेट होता है बिफोर टेकिंग इन्फ्लेशन इनटू अकाउंट और इन कॉन्ट्रास्ट टू रियल इंटरेस्ट रेट्स एंड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट्स भी होते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट इनकम एंड डेप्रिसिएशन इज 31 crore 36 lakh 50,000 and common shares outstanding are 55 crores. Then cash flow per share would be, सॉरी ये क्वेश्चन हम फिर से देख लेते हैं तो इसको हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा. कैश फ्लो पर शेयर जो है उसका फॉर्मूला हम लिखेंगे नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर्स आउटस्टैंडिंग के साथ. तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो अमाउंट आती है 5.70 की. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, finance company providing loans at 3% with 5 compounding periods per year. Nominal annual rate is classified as. अब फिनेंस कंपनी जो प्रोवाइड करती है लोन को 3% में 5 कंपाउंडिंग पीरियड्स के लिए पर ईयर और एनुअल रेट जो है वो क्लासीफाई किया जाता है 15% से. तो 3% इंटू 5 अमाउंट आती है 15% की. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Value of asset purchased or liabilities recorded as recorded by bookkeepers are considered as appreciated values, depreciated values, market values, book values. अब वैल्यू ऑफ एसेट्स जो परचेज किए जाते हैं या फिर लाइबिलिटीज रिकॉर्ड की जाती है एज रिकॉर्डेड बाय बुक कीपर्स उसे कंसिडर किया जाता है बुक वैल्यू में. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. बुक वैल्यू ऑल्सो रिप्रेजेंट करती हैं हमारी नेट वैल्यू ऑफ कंपनी को जो कि कैलकुलेट करती हैं
कैलकुलेट की जाती है हमारी नेट एसेट माइनस नेट लाइबिलिटीज के साथ में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टॉक विच इज हाइब्रिड एंड वर्क्स एज ए क्रॉस बिटवीन डेब्ट एंड कॉमन स्टॉक इज कंसिडर्ड एज हाइब्रिड स्टॉक, कॉमन लाइबिलिटीज, डेब्ट लाइबिलिटीज, प्रीफर्ड स्टॉक। अब स्टॉक जो कि हाइब्रिड और वर्क करता है क्रॉस बिटवीन डेब्ट एंड कॉमन स्टॉक के, उसे कंसिडर किया जाता है प्रीफर्ड स्टॉक की तरह। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्रीफर्ड स्टॉक होल्डर्स जो होते हैं उनके पास हायर क्लेम होता है डिविडेंड पर और एसेट डिस्ट्रीब्यूशन देन कॉमन स्टॉक होल्डर के। नेक्स्ट, पेड डिविडेंड्स टू कॉमन स्टेक होल्डर्स रुपीज 6 crores 76 lakhs and common shares outstanding 55 crores, then dividend per share will be। अब डिविडेंड पर शेयर डिविडेंड पेड डिवाइडेड बाय शेयर आउटस्टैंडिंग से निकालेंगे हम। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1.23 आएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग प्रेजेंट वैल्यूज इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज क्लासिफाइड एज कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग, मनी वैल्यू, स्टॉक वैल्यू। प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग प्रेजेंट वैल्यू इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी को क्लासिफाई किया जाता है डिस्काउंटिंग में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डिस्काउंटिंग एक प्रोसेस होती है जहां पर हम प्रेजेंट वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं और पेमेंट करते हैं या फिर स्ट्रीम ऑफ पेमेंट को देते हैं जो कि रिसीव होती है हमें फ्यूचर में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन अनइवन कैश फ्लो IRR इज एब्रीविएशन ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब जैसे कि हमें पता है अनइवन कैश फ्लो में IRR का जो लॉन्ग फॉर्म है वो होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। A company who issues bonds or stocks in result raised funds which finally increases liability, increases equity, increases cash, decreases cash। एक कंपनी जो कि इशू करती है बॉन्ड्स को या स्टॉक्स को, वो रिजल्ट करती है हमारे फंड्स में जो कि कैश को इंक्रीज करती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड अ मार्जिनल कॉस्ट फॉर रेजिंग अ न्यू डेप्ट इज क्लासिफाइड एज डेप्ट कॉस्ट, रिलीवेंट कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट, एम्बेडेड कॉस्ट। प्लानिंग पीरियड में अगर हम मार्जिनल कॉस्ट को रेज करते हैं एक न्यू डेप्ट की तरह तो उसे क्लासिफाई किया जाता है रिलीवेंट कॉस्ट की तरह। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रिलीवेंट कॉस्ट जो है वो एक मैनेजरियल अकाउंटिंग टर्म है जो डिस्क्राइब करती है हमारी कॉस्ट अवॉइडेबल को, जो कि इनकर्ड होती है हमारी बिजनेस डिसीजन को मेक करने के लिए। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Cost of common stock is 14% and bond risk premium is 9%. Then bond yield will be। अब बॉन्ड यील्ड को अगर निकालना है तो हमें एक फॉर्मूला लेना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक माइनस बॉन्ड रिस्क प्रीमियम। 14% माइनस 9% आता है 5%। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी 5%। In weighted average cost of capital, a company can affect its capital cost through policy of capital structure, पॉलिसी ऑफ डिविडेंड्स, पॉलिसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑल ऑफ द अबव। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कंपनी जो अफेक्ट करती है उसके कैपिटल कॉस्ट पर थ्रू पॉलिसी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, पॉलिसी ऑफ डिविडेंड्स एंड पॉलिसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो ऑप्शन डी सभी यहाँ पर आ जाते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। A risk associated with project and way considered by well diversified stockholder is classified as expected risk, beta risk, industry risk, returning risk। A risk associated with project and way considered by well diversified stockholder क्लासीफाई किया जाता है बीटा रिस्क के साथ। बीटा रिस्क एक मेजर है वॉलेटिलिटी को या सिस्टमेटिक रिस्क को या फिर सिक्योरिटी जो कि पोर्टफोलियो के कंपैरिजन में हम देखते हैं मार्केट में, उसको मेजर करने की। बीटा रिस्क जो है वो प्रोबेबिलिटी होती है जो कि एक फॉल्स नल हाइपोथेसिस के साथ हम देखते हैं और एक्सेप्ट की जाती है स्टैटिस्टिकल टेस्ट में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक इज 13% एंड बॉन्ड रिस्क प्रीमियम इज 5%। देन बॉन्ड यील्ड विल बी, अभी हमने ये सेम क्वेश्चन देखा, बॉन्ड यील्ड निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक में से बॉन्ड रिस्क प्रीमियम को माइनस करना पड़ेगा तो आएगा 8%। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Variability for expected returns for projects is classified as expected risk, standalone risk, variable risk, returning risk। वेरिएबिलिटी जो होती है एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की हमारे प्रोजेक्ट के लिए उसे क्लासीफाई करते हैं हम स्टैंड अलोन रिस्क के साथ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
स्टैंड अलोन रिस्क मेजर करती है डेंजर्स को जो कि एसोसिएटेड होते हैं हमारी सिंगल फैसेट ऑफ कंपनी के ऑपरेशन में या फिर होल्डिंग में स्पेसिफिक एसेट के, जैसे कि क्लोजली हेल्ड कॉरपोरेशन होते हैं। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में स्टैंड अलोन रिस्क मेजर करती है अनडाइवर्सिफाइड रिस्क को जो इंडिविजुअल एसेट के साथ देखने को मिलती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Cost of common stock is 16% and bond yield is 9%. Then bond risk premium would be, अगेन सेम क्वेश्चन हमारे सामने है, हमको माइनस कर देना है उसमें से, सो 7% आएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, if future returns on common stock is 14% and rate of T bonds is 5%, then current market risk premium will be, करंट मार्केट रिस्क प्रीमियम को हमें फ्यूचर रिटर्न ऑफ कॉमन स्टॉक में से टी बॉन्ड को माइनस करना पड़ेगा। सो 14% माइनस 5%, आंसर आएगा 9%। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, हेयर वी कंप्लीट अवर 8th सीरीज ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट CMCQ टाइप क्वेश्चंस। हमने सारे MCQ क्वेश्चंस को डीपली एक्सप्लेन कर दिया है और आपके सामने रख दिया है। आपको ये सीरीज़ कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, हम लोग फिर मिलेंगे हमारी फिनेंशियल मैनेजमेंट की नेक्स्ट सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए